शाही खेमों पर आसूदगी और इत्मीनान का गहरा सकूत तारी था और चित्तौड़ के राज महल में हर कदम पर वहशत नाच रही थी। रतन सिंह भी एक नाकाबिल बयां इज़्तिराब के आलम में जाग रहा था। पद्मनी अपने शोहर को सागर लबरेज देने के साथ साथ झूठी तसल्लियां भी दे रही थी। रतन सिंह ने जलती आंखों से अपनी खूबसूरत शरीक हयात की जानब देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बराबर के कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा पद्मनी की ख्वाबगाह से मुल्हिक था और अपने तूल अर्ज में बहुत ज्यादा वसी था। उस कमरे में चित्तौड़ के साबिका हुक्मरानों के कद आदम मुजस्मे नसब थे और दीवारों पर उनकी तलवारें आवेजा थी। रतन सिंह आगे बढ़ते बढ़ते एक मुजस्मे के सामने ठहर गया। पद्मनी बड़ी हैरत और खामोशी से अपने शोहर के इस रद्द अमल को देख रही थी। रतन सिंह जिस मुजस्मे के नजदीक जाकर रुक गया था वो उसके बाप समर सिंह का मुजस्मा था। महारानी, इस शख्स को पहचानती हो? रतन सिंह ने अचानक एक अजीब से लहजे में अपनी बीवी को मुखातब किया। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? पद्मनी घबरा कर बोली। ये पूजिया यानी लायक पुरस्तश पिताजी की मूर्ति है, सम्राट समर सिंह की मूर्ति, एक महान शासक अजीम हुक्मरान की मूर्ति जिससे शुजाअत के हजारों दास्तानें मनसूब हैं और जिन दास्तानों को सुनकर आज भी राजपूत सुरमाओं के खून की गर्दश तेज हो जाती है। पद्मनी ने अपने जहानी खुसर के लिए भरपूर जज्बाती अकीदत पेश किए। हाँ पद्मनी, ये वही सम्राट सिंह है जिनकी शुजाअत बेमिसाल थी मगर सियासत मफलूज। रतन सिंह का लहजा बहुत तलख हो गया था। इसी अजीम हुक्मरान की एक लग़ज़श ने चित्तौड़ को ये दिन दिखाए हैं। अगर ये शख्स अलाउद्दीन की फौजों को गुजरात जाने के लिए रास्ता न देता तो आज सुल्तान को चित्तौड़ का मुहासरा करने की जुर्रत न होती। रतन सिंह का लहजा गुस्ताखाना हो गया था। रहनुमा की एक गलती पूरे कौम को किस तरह रुलाती है, इसका अंदाजा आज हो रहा है। हिमाकत का बीज किसने बोया और फसल कौन काट रहा है? काश ऐसा न होता। रतन सिंह किसी वहशतज़दा इंसान की तरह मुजस्मे के कदमों में झुक गया और पत्थर से अपना सर टकराने लगा। उसकी जुबान पर एक जुमला बार बार गर्दिश कर रहा था। आपकी नादानी से चित्तौड़ पर वो अजाब नाजिल हुआ जो हमारी जानें लेकर ही रहेगा। काश पिताजी आप ऐसा न करते, काश काश। रतन सिंह पागल सा हो गया था। उसी ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक हुई और खादमा ने बाहर कड़े कड़े इत्तला दी कि सेनापति हरि सिंह इसी वक्त सम्राट से मिलना चाहते हैं। रतन सिंह चौंक उठा। मैं खुद देखती हूँ कि हरि सिंह क्यों आया है। ये कहते हुए पद्मनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। महारानी, उसे नशिशगाह में बैठने के लिए कहें। रतन सिंह ने पद्मनी को रोकते हुए कहा, कोई बहुत अहम काम होगा वरना हरि सिंह इस वक्त हाजिर नहीं होता। पद्मनी ने मुड़कर रतन सिंह की तरफ देखा। इस हालत में आपका सेनापति से मिलना मुनासिब नहीं। माथे की ये खराशें और खून के ये कतरे उसे कोई और ही कहानी सुना देंगे, पद्मनी ने कहा और ख्वाबगाह से निकलकर नशीसगाह तक पहुंची। फिर दरबान के जरिए हरि सिंह को अंदर तलब किया। हरि सिंह भी चेहरे से परेशान नजर आ रहा था। पद्मनी ने उसे बताया कि सम्राट अभी अभी सोए हैं, कल सुबह से पहले ये मुलाकात मुमकिन नहीं। हरि सिंह वापस जाने लगा तो पद्मनी ने उससे पूछा, कोई बुरी खबर तो नहीं है? हरि सिंह जब्त कर गया। वो एक सरकश औरत को क्या बताता कि उसके नाजो अदा ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। नहीं महारानी, आपकी नमख्वार इतने जल्दबाज नहीं। हरि सिंह मुबहिम अल्फाज में बहुत कुछ कह गया था मगर पद्मनी रियासत के मुहाफिज आला की बात पर गौर किए बगैर अपनी ख्वाबगाह में लौट आई और रतन सिंह को मुतमईन करते हुए उसे गहरी नींद सो जाने का मशवरा देने लगी। रतन सिंह अपने सिपहसालार की बेवकत आमद को नजरअंदाज नहीं कर सकता था मगर माथे पर खून की ताज़ा चींटें उसे हरि सिंह के सामने जाने से रोक रही थी। पद्मनी ने रतन सिंह की उस चोट को राज में रखने के लिए खुद ही शोहर की पेशानी का खून साफ किया और जलती हुई शमा बुझा दी। ख्वाबगाह में अंधेरा होती ही दरबारी मतरबा ने एक सहरकार गीत छेड़ा। ऐसा गीत जिसमें रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह के लिए दराजी उम्र और पुरकैफ ख्वाबों की दुआएं की गई थी। मतरबा की दिलनशी आवाज ने थोड़ी ही देर में रानी पद्मनी को गहरी नींद सुला दिया मगर रतन सिंह जागता रहा। तारीकी होने के बावजूद उसके तस्वुरात में समर सिंह का मुजस्मा उभरता रहा और वो जेर लब एक ही जुमला दोहराता रहा, पिताजी काश आपने ऐसा न किया होता। शिकस्त के खौफ ने रतन सिंह को बदहवास कर दिया था और इसी दहशत के जेर असर वो अपने बाप पर चित्तौड़ की तबाही का इल्जाम आयद कर रहा था। हालांकि हकीकत कुछ और थी। समर सिंह की गैर मामूली जहानत ने उस वक्त चित्तौड़ को बचा लिया था। अलाउद्दीन ने 7 साल पहले 697 हिजरी में अपना एक लश्कर जरार गुजरात की तरफ भेजा था।
उस वक्त बाद राजपूत सरदारों ने राजा समर सिंह को उकसाया था कि वो रास्ते की दीवार बनकर सुल्तानी फौजों को रोक लिए। समर सिंह भी गैरत कौमी के जोश में अपनी फौज लेकर चित्तौड़ के किले से निकल आया था, मगर फिर अचानक उसे ख्याल आ गया कि अलाउद्दीन की फौजी ताकत बेपनाह है और ये तसादम उसकी रियासत के लिए तबाहकुन साबित होगा। समर सिंह ने ज़ब्त होश से काम लिया और अलाउद्दीन के लश्करों को मैदानी रास्ते से चुपचाप गुजर जाने दिया। समर सिंह के इस फैसले पर कुछ राजपूत सरदारों ने सख्त एतराज़ात किए। यहाँ तक कहा गया कि समर सिंह बुज़दिल है और वो अपने हमकौम हुक्मरान राजा करण की तबाहियों का तमाशा देख रहा है। समर सिंह जैसे जोशीले फरमान रवा ने बड़े तहम्मुल के साथ उन इल्ज़ामात को बर्दाश्त किया और अपने किले में खामोश बैठा रहा। गुजरात की शिकस्त के बाद चित्तौड़ के सियासतदान तबके को अंदाजा हो गया कि राजा समर सिंह का फैसला किस कदर दुरुस्त था। इसके साथ ही ये राज भी फाश हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दरमियानी रास्ते में समर सिंह की मुज़ाहमत के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया था और इसी इम्कान के पेश नज़र अलाउद्दीन ने सिपाहियों की एक कसीर तादाद गुजरात की तरफ रवाना की थी। दिल्ली से रवानगी के वक्त अलाउद्दीन ने अपने सिपहसालारों अल्मास बेग और नुसरत खान को हिदायत कर दी थी कि उन्हें 2 महाजों पर जंग करना है। सुल्तान के अंदाजे के मुताबिक अगर समर सिंह किला छोड़कर मैदानों में निकल आए तो पहले उसका मुकाबला किया जाए, फिर उस वक्त तक सुल्तानी लश्कर आगे न बढ़े जब तक समर सिंह की फौजें फरार न हो जाएं। अलाउद्दीन एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था, लेकिन इसके साथ ही सुल्तान ने अपने सिपहसालारों को ये तनबीह भी कर दी थी कि अगर समर सिंह छेड़छाड़ न करे तो इस्लामी सिपाह भी खामोशी से अपने हदफ की जानिब पेशकदमी जारी रखें। और फिर ऐसा ही हुआ। समर सिंह जोश जज्बात में किले से निकलकर कुछ दूर तक आगे बढ़ा और फिर इंतहाई दानिशमंदी का सबूत देते हुए वापस लौट गया। अगर समर सिंह किसी वजह से ये हिमाकत कर बैठता तो चित्तौड़ की मजबूत सल्तनत 7 साल पहले ही तबाह हो चुकी होती। चित्तौड़ की फौजों को सिर्फ किला बंद होकर लड़ने की रियायत हासिल थी, वरना खुले मैदानों में समर सिंह की फौजों का सुल्तानी लश्कर से कोई मुकाबला ही नहीं था। ये बात बड़ी अजीब है कि उसने एक पुरजोश कौम का नुमाइंदा होते हुए भी बड़े होश से काम लिया था और सुल्तानी अफवाज को गुजरात जाने का रास्ता देकर सल्तनती चित्तौड़ की उम्र में 7 साल का इजाफा कर दिया था। अगर समर सिंह ऐसा न करता तो चित्तौड़ बहुत पहले जंजीर गुलामी पहन चुका होता और रतन सिंह हुक्मरान होने के बजाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हाशिया बरदार होता या फिर उसकी चिता को आग लगाई जा चुकी होती। इसी तरह रानी पद्मिनी भी भड़कते हुए शोलों में कूदकर अपने हुस्न जहांसोस को आग का ईंधन बना चुकी होती या फिर किसी मुसलमान सिपहसालार की कनीज के हैसियत से रो रो कर जिंदगी बसर कर रही होती। ये राजा समर सिंह ही की जहानत थी जिसके सदके में अहले चित्तौड़ ने 7 साल तक आज़ादी की सांसें ली। रतन सिंह ने अपने सर पर सुनहरी ताज सजाया और पद्मिनी ने अपने शोहर के दिलो दिमाग के साथ साथ बेशुमार राजपूतों पर भी हुकूमत की। मगर आज वही समर सिंह अपने ऐश परस्त बेटे रतन सिंह की नजरों में एक मातूब इंसान था। रतन सिंह शराब के नशे में गर्क और रेशमी बिस्तर पर पड़ा हुआ अपने बाप को बुरा भला कह रहा था और उसे ये एहसास तक नहीं था कि समर सिंह ने एक मजबूत हुकूमत विरसे में छोड़ी थी जिसे उसके वारिस ने पद्मिनी के होशरुबा अदाओं और बादे गुलफाम में गर्क कर दिया था। रतन सिंह कुछ देर तक पेचोताब खाता रहा और फिर शराब के असर ने उसे गहरी नींद सुला दिया। उसी रात तिलस्मकदे के 2 अलग-अलग कमरों में राजकुमारी निर्मला और अली आमर अफरीदी बड़े अजीब ख्वाब देख रहे थे। अफरीदी ने देखा कि वो महामंत्री विक्रम सिंह के तिलस्मकदे से निकलकर हांसी पहुंच गया है जहां उसकी वालदा शाइस्ता बेगम और बहन आलिया अफरीदी मुकीम हैं। अचानक मकान की दीवार में शिगाफ पड़ जाता है और वही सियाहपोश इंसान नमोदार होता है जिसे अफरीदी कई बार ख्वाबों में देख चुका है। उस अजनबी सियाहपोश को देखकर अली आमर अफरीदी की सांसें रुक सी जाती हैं। फिर यकायक शाइस्ता बेगम और आलिया की चीखें गूंजने लगती हैं। अफरीदी घबराकर उस कमरे की तरफ भागता है जिसके अंदर उसकी वालदा और बहन एक नामालूम अजियत का शिकार हैं। अफरीदी कमरे के बंद दरवाजे को तोड़ देना चाहता है मगर वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहता है और चीखें मुसलसल उभरती रहती हैं यहाँ तक कि खौफ और दहशत से उसकी आंख खुल जाती है। अफरीदी बहुत देर तक पसीने में नहाया हुआ बिस्तर पर लेटा रहता है, फिर बाहर निकल आता है और निर्मला के कमरे के करीब पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देता है। निर्मला कुमारी गहरी नींद सोई हुई थी और एक अजीब सा ख्वाब देख रही थी। अफरीदी मुसलसल दस्तक देता रहा, फिर निर्मला नींद से बेदार हुई और उसी खुमार आलूद कैफियत में भागती हुई दरवाजे तक आई और उसने तेजी से दोनों कुआड़ खोल दिए। खैरियत तो है सरदार?
निर्मला बेतरतीब हालत में बिस्तर से उठकर चली आई थी। माफ करना राजकुमारी, आफरीदी निर्मला को देखकर कुछ झिझक सा गया। मैं बहुत देर से बाहर खड़ा था और ये बात मेरे जहन से महू हो गई थी कि आप सो रही हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपके आराम में खलल अंदाज हुआ। आफरीदी के चेहरे पर निदामत का हल्का हल्का रंग उभर आया था। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? निर्मला ने दरवाजे में कड़े कड़े जवाब दिया। ये कैसी मुआजरत है, ये कैसा तकल्लुफ है और ये कैसी रस्म है? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। निर्मला हैरत ज़दा परेशान सी नजर आ रही थी। आप बाहर क्यों खड़े थे? दरवाज़ा तो खुला हुआ था। जिन औरतों के मुहाफ़िज़ जिंदा होते हैं वो अपने दरवाजे बंद नहीं करती। आपको मेरे आराम का ख्याल क्यों आया? आपकी ख्वाहिश का एहतराम ही मेरा ऐश व सुकून है। आप इसका ख्याल न करें कि मैं किस हाल में हूँ। आप किसी भी वक्त पुकारें, मुझे आना है और मैं आऊँगी। ये कोई जबर नहीं, ये मेरा अहद है और इफ़ाए अहद में उस वक़्त तक कोई चीज़ क़ायल नहीं होती जब तक इंसान से उसकी सांसें न छीन ली जाएं। जिस्म को जंजीरे सितम में जकड़ दिया जाए या उसके दस्तों पाक काट दिए जाएं तो अहद निभाने के लिए उसका दिल धड़कता है। अगर मुझ पर क़यामत गुजर जाती तो मेरे दिल की धड़कनें आपकी आवाज़ पर दौड़ी चली जाती, और अगर दिल बंद हो जाता तो फिर मजबूरी थी। निर्मला की आवाज़ से दर्द झलकने लगा था। अच्छा, अब रास्ता दो, मुझसे गलती हो गई, अफरीदी ने एक खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा। निर्मला दरवाजे से हट गई और फिर अफरीदी के पीछे पीछे चलती हुई कमरे के अंदर आई। सरदार, मैं एक अजीब सा ख्वाब देख रही थी। अफरीदी ने चौंक कर राजकुमारी की तरफ देखा। वो अपने दिल का दर्द सुनाने आया था, मगर निर्मला के ख्वाब का जिक्र सुनकर सब कुछ भूल गया। निर्मला बहुत उदास लहजे में अपना ख्वाब सुना रही थी। मैंने देखा कि किले में हर तरफ आग लगी हुई है, ऊंची ऊंची दीवारें गिर रही हैं और मजबूत तरीन बुर्ज मुनहदिम हो रहे हैं। हर तरफ अजनबी इंसानों का हजूम है। उनके लिबास और दस्तारों से अंदाजा होता है कि वो आपकी कौम के अफराद हैं, यकीनन सुल्तान के सिपाही होंगे। उन लोगों ने किले पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया है। अचानक आग के शोलों के दरमियान कुछ चेहरे उभरते हैं। मैं उन्हें फौरन ही पहचान लेती हूँ। माई बानमती और सन्यासी अनंतपाल आगे आगे और मेरे पिताजी उनके अक़ब में चल रहे हैं। तीनों बहुत खुश हैं। पिताजी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई है। पिताजी का लिबास मेरे लिए नाकाबिल फहम है। मैंने आज तक उन्हें ऐसे लिबास में नहीं देखा। ये कहकर निर्मला खामोश हो गई और रोने लगी। ये तो बहुत मुबारक ख्वाब है निर्मला, अफरीदी उस बुलंद हौसला लड़की को समझाने लगा जो हादिसात की यलगार का तनहा मुकाबला कर रही थी। इस ख्वाब की ताबीर का इस्तेकबाल आंसू से न करो सरदार। पहले मुझे शक था मगर अब यकीन हो गया है कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। निर्मला के आंसू बदस्तूर बह रहे थे मगर होंठों पर कोई फरियाद नहीं थी। मैंने उन्हें जिस लिबास में देखा है वो आम इंसानों का लिबास नहीं होता। राजकुमारी, तुम सच कहती हो, वो रोशन चेहरा और बेदाग लिबास दूसरी दुनिया का इनाम होता है। महामंत्री एक खुदा और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, इसलिए उन्हें आखिरत के इनाम से नवाज दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बेटी ने अपनी आंखों से अपने बाप का अंजाम भी देख लिया। विक्रम सिंह चौहान ने पूरी जिंदगी बुत परस्ती में बसर की मगर उनका दिल सन्यासी अनंतपाल के साथ था और सन्यासी अनंतपाल शुरू ही से एक मोहित था। वहदानियत की गवाही ने उसे इस मंजिल तक पहुंचाया और फिर जिसने अनंतपाल का एहतराम किया वो भी हिदायत पा गया। नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करने और उनसे अकीदत रखने का यही अंजाम होता है। निर्मला कुमारी के होंठों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट उभर आई। वो अपने बाप की दहमी जुदाई से मुस्तरब भी थी और उनका रोशन चेहरा देखकर मुतमईन भी। तुमने जिस बूढ़ी औरत माई बानमती का जिक्र किया है वो कौन है? इस दुनिया में मौजूद है या सन्यासी अनंतपाल की तरह रुखसत हो गई? अफरीदी ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। निर्मला कुमारी ने अफरीदी को माई बानमती की दर्दनाक कहानी सुनाई और जब ये बताया कि वो कोह आबू के एक मंदिर में गोशा नशीन है और उसने बहुत पहले चित्तौड़ की तबाही की पेशनगोई की थी तो अफरीदी का पूरा जिस्म लरजने लगा। अली आमिर की यह कैफियत देखकर निर्मला घबरा सी गई। तुम परेशान न हो राजकुमारी, अफरीदी ने निर्मला को तसल्ली देते हुए कहा। ये उस हक परस्त औरत का रूहानी जलाल है जिसके असर से अफरीदी की रूह कांप रही है। वो अजीम खातून एक बार मेरे ख्वाब में भी आई थी और मुझे बेटा कहकर पुकारा था। तुम्हें ये सुनकर ताजुब होगा कि वो तुम्हारी हालत से बाखबर है, बल्कि मुझे भी हुक्म दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं।
چتوڑ بڑا خوش نصیب تھا کہ اس کے درمیان دو ایسی ہستیاں موجود تھی جو ایک خدا پر ایمان رکھتی تھی، مگر افسوس اہل چتوڑ نے اپنی خوشبختی کی قدر نہ کی اور ہزاروں انسان اس طرح خاک و خون میں مل گئے کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ کمرے کی فضا پر بہت دیر تک گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر جب نرملا نے آفریدی سے آدھی رات کے وقت اس کے دروازے پر دستک دینے کا سبب پوچھا تو علی عامر آفریدی ٹالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی داستان علم سنا کر نرملا کو مزید ارولانا نہیں چاہتا تھا، مگر نرملا اپنی ضد پر قائم رہی۔ بالآخر آفریدی کو ملک کافور کی سازشوں سے لے کر اپنی والدہ اور بہن کی ہانسی روانگی تک کے سارے واقعات سنانا پڑے اور اسے یہ بھی بتانا پڑا کہ وہ شائستہ بیگم اور عالیہ کے بارے میں یہ لرزہ خیز خواب کئی بار دیکھ چکا ہے۔ اپنا فسانہ درد سناتے سناتے آفریدی کی آنکھیں بھی اشکوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ نرملا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں تنہا رہ جاؤں گا۔ آفریدی کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے۔ دشمنوں کو مجھ سے شکایت ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں، مجھے آگ میں پھونک ڈالیں، مگر ان بے گناہ اور معصوم خواتین نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مردوں کو اپنا حساب مردوں تک ہی رکھنا چاہیے۔ یہ کہاں کی مردانگی ہے کہ مجھے زنجیریں پہنا دی گئیں اور میری عدم موجودگی میں میرے ناموس کے آبگینوں کو توڑ دیا گیا۔ آفریدی جوش اضطراب میں کھڑا ہو گیا۔ سردار، یہ تو محض ایک خواب ہے۔ نرملا بھی بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو خواب کی باتوں پر اس طرح یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان کو نیا روگ لگا لیں۔ نہیں نرملا، یہ خواب نہیں۔ آفریدی کا اضطراب کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ ایک ہی منظر کا تسلسل کے ساتھ ابھرنا خواب کی علامت نہیں، یہ کوئی دل پگھلا دینے والا حادثہ ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے آفریدی نے اس کھڑکی سے اپنا سر ٹیک دیا جو باغ کی طرف کھلتی تھی اور جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور اندھیرے کے قلب سے ابھرتی ہوئی جھینگروں کی آوازیں کسی عیار دشمن کی سرگوشیوں سے مشابہ تھیں۔ نرملا، تم نہیں جانتی کہ میری دنیا میں کتنا اندھیرا ہے۔ آفریدی نے اعصاب کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے لوہے کی سلاخیں پکڑ لی تھی۔ نظر کی انتہا تک بھیانک اندھیرا اور قاتل اندھیرا۔ ہمت و عزم کا پہاڑ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ میری طرف دیکھو آفریدی۔ نرملا نے آج پہلی بار علی عامر کو اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ شدت غم کے باوجود آفریدی نے اس طرز تخاطب پر چونک کر نرملا کی جانب دیکھا۔ میری زندگی کے اندھیروں کا تو خیال کرو کہ وہ کس قدر گہرے ہیں اور کتنی دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ نرملا کے لہجے میں جذباتیت نہیں، ٹھہراؤ تھا۔ سردار، میرا تو کوئی بھی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، یہاں تک کہ میری زمین بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، تصور میں بھی آ سکتی نہیں مجبوریاں میری، مگر اس لیے زندہ ہوں کہ آپ میرے رفیق سفر ہیں اور یہی رفاقت مجھے اندھیروں سے جنگ کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ میں اپنی اور آپ کی آنکھوں سے اس صبح کا خواب دیکھ رہی ہوں جو بالآخر ان اندھیروں پر غالب آ جائے گی۔ یہ کہہ کر نرملا کماری نے اپنے آنچل سے آفریدی کے بہتے ہوئے آنسو خشک کر دیے۔ آفریدی مرد میدان تھا، جذبوں کا آتش فشاں اور ارادوں کا سرکش طوفان، مگر جب حسن کی قربت میسر آئی تو ایک گنگناتا ہوا آبشار بن گیا۔ سپہ سالار ہری سنگھ رات بھر شدید بے چینی کے عالم میں جاگتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے دوبارہ راجپوت سمراٹ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شراب کا خمار ٹوٹ جانے کے بعد رتن سنگھ بھی اپنے سینا پتی کا منتظر تھا۔ پھر جب وہ نشست گاہ میں ہری سنگھ سے ملا تو راجپوت سینا پتی کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے سرخ ہو رہی تھی۔ رتن سنگھ چونک اٹھا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے ہری سنگھ؟ سمراٹ، چتوڑ کی سرحدوں کا خیال سونے نہیں دیتا۔ ہری سنگھ کا لہجہ بوجھا بوجھا سا تھا۔ اسے گزشتہ رات رانی پدمنی کی مداخلت بہت گراں گزری تھی۔ ہم جانتے ہیں ہری سنگھ، راجپوت سمراٹ نے مصلحتاً اپنے سینا پتی کی سرفروشانہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہری سنگھ نے رانی پدمنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ راجپوت سمراٹ کا انداز بے نیازانہ تھا۔ اس کے لیے مجھے تنہائی درکار ہوگی۔ جب رتن سنگھ اپنے سپہ سالار کا اشارہ نہیں سمجھا تو ہری سنگھ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس گفتگو کے دوران پدمنی کی موجودگی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں معلوم ہے ہری سنگھ کہ ہم مہارانی کی شمولیت کے بغیر کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ ایسے سنگین وقت میں بھی رتن سنگھ ایک کافر ادا عورت کا غلام نظر آ رہا تھا۔ ہری سنگھ کے چہرے پر مایوسیوں کے سائے ابھرنے لگے، مگر وہ ایک جانباز سپاہی تھا۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر بول اٹھا۔ سمراٹ،
یہ ایک بہت نازک بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس سے سننے کے بعد مہارانی کی سماعتیں مجروح ہو جائیں۔ رتن سنگھ نے نزاکتوں کو جھٹلا دیا اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ ہری سنگھ کچھ دیر تک ذہنی کشمکش کا شکار رہا اور پھر اس نے رانی پدمنی کی موجودگی میں وہ بات کہہ ڈالی جو غیرت مند خواتین کا صبر و قرار چھین لیتی ہیں۔ سمراٹ، مجھے شک ہے کہ معاون سفیر کے روپ میں خود علاؤدین خلجی یہاں آیا تھا اور اپنے فرمان کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دے کر واپس چلا گیا۔ رتن سنگھ اور رانی پدمنی جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے۔ حد سے بڑی ہوئی ذہانت انسان کو اندھا بھی بنا دیتی ہے ہری سنگھ۔ راجپوت سمراٹ کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ میں ذہین نہیں سمراٹ، مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ تم اپنے دعوے کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو؟ ہری سنگھ، راجپوتوں کی صفوں میں دہشت پھیلانا ہی تمہارا کام ہے۔ رانی پدمنی نے ایک لمحے میں اپنے جان نثار سینا پتی کو اس کے منصب سے اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ چند لفظوں نے ہری سنگھ کے دل و جگر کاٹ کر رکھ دیے تھے، مگر وہ بڑی قوت برداشت کا انسان تھا۔ اس کی دونوں مٹیاں اس طرح بھیس گئی تھی جیسے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کا خون نچوڑ رہا ہو، اور پھر اس خون کو بھی قطرہ قطرہ کر کے پی گیا۔ مہارانی، معاون سفیر ایسے نہیں ہوتے۔ آپ نے سر دربار اس کے کڑے ہونے کی ادا نہیں دیکھی۔ سفیروں کے یہ تیور نہیں ہوتے اور ان کی رفتار بھی ایسی نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ تمام وقت اس کی آنکھیں مہارانی چتوڑ کے چہرے پر جمی رہیں۔ کیا ایسے بدترین موسم میں کوئی سفیر اپنے دشمن کے یہاں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک نامحرم عورت کو مسلسل دیکھتا رہے اور خاموش نظروں سے راجپوتوں کے جاہ و جلال کو ٹکراتا ہوا واپس چلا جائے؟ پھر تم نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ بھیڑیا خود چل کر ہماری تلواروں کے ہدف تک آ پہنچا ہے؟ رانی پدمنی کسی بدحواس انسان کی طرح چیخنے لگی۔ مجھے صرف شک تھا مہارانی، یقین نہیں۔ ہری سنگھ پر پدمنی کی چیخ ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے شبہات کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا، مگر فرمان شاہی کے ٹکڑوں نے مجھ سے میرے ذہن کی یکسوئی چھین لی اور میں منتشر ہو گیا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ رتن سنگھ نے اس طرح زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہا جیسے اسے اپنے شکار کے نکل جانے کا بہت افسوس ہو۔ سمراٹ، یہ ایک اچھا موقع تھا جسے ہم نے گنوا دیا۔ ہری سنگھ کی آواز سے بہت زیادہ تکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، رانی پدمنی نے چیختے ہوئے کہا۔ اگر تم اشارہ بھی کر دیتے تو ہم آسانی کے ساتھ سلطان کو قتل کر سکتے تھے۔ غرور کی ماری ہوئی عورت عقل و ہوش سے بیگانہ نظر آ رہی تھی۔ ہری سنگھ احمقوں کی اس دنیا سے دور چلا جانا چاہتا تھا، مگر فرض شناسی کے احساس نے اسے جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ سمراٹ، میں علاؤدین کے قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سلطان کی موت تو چتوڑ کو اتنی مہنگی پڑتی کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ذکر کر رہا ہوں سفارت کے اس موقع کا جو قسمت نے ہمیں فراہم کیا تھا۔ ہم اپنی قہر و غضب کا مظاہرہ کیے بغیر سفارتی سطح پر ان مذاکرات کو طول دے سکتے تھے، اور پھر شاید ایسا کوئی موڑ آ جاتا کہ کم سے کم خون بہا کر ہم اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کر لیتے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم سلطان کے آگے جھک جاتے اور اپنے عزت ناموس اس کے حوالے کر دیتے؟ اب کی بار رتن سنگھ بھی چیخ اٹھا تھا۔ میں نے سیاسی گفتگو جاری رکھنے کی بات کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آج ہری سنگھ بھی مہا منتری وکرم سنگھ کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم اپنے چند سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر ڈر گئے ہو ہری سنگھ؟ راجپوت سمراٹ کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ تم فرار چاہتے ہو اور اپنی بزدلی کا جواز پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھی نامردوں اور خواجہ سراؤں کی زندگی گزارنے کی تلقین کر رہے ہو۔ رتن سنگھ جوش جذبات میں حد سے گزر گیا تھا۔